जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक्सएसआईएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है, हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस के जो भी एग्जाम हो चुके हैं, अभी तक डेट 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज डे 4 है, लास्ट दिन है। और आज वो पेपर आए हैं पहली बार, जो उनका सिलेबस चेंज हुआ था अभी रिसेंट में। और यूपी पीएससी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके उसके जगह पर उत्तर प्रदेश विशेष के 2 प्रश्न पत्र लाए गए हैं। इसीलिए आपने 4 पेपर देखा होगा जीएस के, उसमें उत्तर प्रदेश विशेष से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। तो आज हम वो पहला पेपर देखेंगे जो हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। और जैसा कि जब पहली बार कोई सिलेबस इंट्रोड्यूस होता है तो उस बार उन पेपरों की मेरिट कम जाती है। तो जिन लोगों का पेपर बहुत अच्छा ना गया हो तो वो परेशान नहीं हो, इन पेपरों के मेरिट वैसे भी कम जानी है ना। तो आप लोगों ने जो किया है वो ठीक है। आज हम जो यूपी स्पेशल का पहला पेपर और सामान्य अध्ययन का 5वां पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, वही एज यूजुअल जैसे जीएस में 20 प्रश्न होते हैं, उसी तरह यहाँ पे 20 प्रश्नों को दिया गया है। 10 लघु उत्तरीय हैं जिनके 125 शब्दों में आपको करना है। 125 8 नंबर के क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। और 200 शब्दों में जो लिखने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन है। इनको 12 नंबर का बनाया गया है ना। तो इस हिसाब से हैं। सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में छपे हुए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक है, और सभी को पता है कैसे पेपर होता है। अनुदेश जो है आपको पढ़ लेना चाहिए। अब जैसे पहला सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, याद रखना यूपी का ये पहला ऐसा पेपर है जिसके अंतर्गत मेंस में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके इनको ऐड किया गया है ना। तो घबराइएगा नहीं, अगर कोई पेपर नहीं आता तो परेशान नहीं होइएगा, है ना। तो वो हम आपको बता देंगे। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता जो जनरल होता है, महाधिवक्ता जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है ना, वो केंद्र सरकार में होता है। तो उसी तरह यहाँ पर महाधिवक्ता होता है और वो उत्तर प्रदेश के जितने भी केसेस होते हैं उनकी वो सुनवाई करता है। ठीक है, वो हाई कोर्ट में कर सकता है, सरकार की तरफ से वो महाधिवक्ता होता है। उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया, उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करिए। ठीक है, आप अटॉर्नी जनरल पढ़ चुके हैं, वो आपको बड़ा कंठस्थ होगा, बड़े अच्छी तरीके से आता होगा। तो उसी प्रकार प्रदेश सरकार भी अपना अटॉर्नी चुनती है। वो क्या करता है, वो जितनी भी सुनवाई होती है सरकारी, उसमें वो काम करता है और न्याय के लिए सलाह देता है। तो इसकी भी नियुक्ति एज होती है जैसे अटॉर्नी जनरल की होती है। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और उसके लिए कोई प्रक्रिया बनाई नहीं गई है, कैबिनेट जिस प्रकार करती है उसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है। बस उसके अंदर योग्यता ये होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लायक जो भी योग्यता होती है वो होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का अगर अधिवक्ता महाधिवक्ता बनना है तो इसका मतलब क्या है कि एडवोकेट जनरल वही व्यक्ति बनेगा जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। वो व्यक्ति क्या बनना जाएगा, एडवोकेट जनरल बन जाएगा स्टेट का। तो उत्तर प्रदेश के संबंध में नियुक्ति प्रक्रिया को बताना है, कौन कौन होता है, उसके कार्यों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा ये सारी चीजें पड़ी होंगी किसी प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का उससे अलग नहीं है। जैसे एडवोकेट जनरल 28 राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी नियुक्त किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश अलग से तो आया नहीं, इसी देश का ऐसा है, एक राज्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना करिए। अब क्षेत्रीय दल कौन कौन से होते हैं, सपा बसपा, है ना, और छोटे मोटे जो लोक दल हैं, जैसे अपना दल है, अपना दल एस है। तो इस तरह की दलों की प्रकृति की विवेचना करनी है आपको। राज्य राजनीति में उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। अब देखो, कोई भी स्टेट हो वहां पर बैठ किसकी होती है, क्षेत्रीय दलों की, जो राज्य स्तरीय दल होते हैं या क्षेत्र स्तर के दल होते हैं। क्योंकि वो राजनीति में अपनी अपनी अपने समाज की, है ना, कोई सामाजिक बैकग्राउंड को लेकर आता है, कोई जाति के आधार पर दलों का गठन हुआ है, जैसे सपा बसपा जातियों के आधार पर लामबंद हुए हैं और बढ़िया फल फूल रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश की आवाज केंद्रीय स्तर तक उठाते हैं। उसी तक अगर साउथ में देखा जाए तो डीएमके एआईएडीएमके आती हैं। तो हर राज्य में क्षेत्र स्तरीय पार्टियां होती हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और राज्य राजनीति में तो उनका महत्वपूर्ण स्थान ही है। कभी कभी जब बहुमत कम पड़ जाता है केंद्रीय सरकार को, तो बहुमत में भी वो पार्टिसिपेट करती हैं और केंद्र सरकार में भी पार्टिसिपेट कर लेती हैं। तो राज्य राजनीति में इनका बड़ा खासा महत्व होता है, क्योंकि ये क्षेत्रीय मुद्दों को ज्यादातर उठाती हैं और बहुत सारी पार्टियों का गठन ही क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के होता है।
या अलग राज्य की मांग को लेकर के होता है। आई बात समझ में? तो इस तरह उनके महत्व के बारे में आपको संपूर्ण, जैसे केंद्र में भाजपा, कांग्रेस, अन्य प्रकार की राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 7-8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, है ना। आप ये तुम्हारी आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। तो उसी तरह राज्य स्तर पर भी कई सारे दल होते हैं जो क्षेत्रीय दलों के रूप में या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त होता है। आगे बात समझ में है? तो उनका राजनीति में, उनका सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, है ना, जातिगत फैलाव उनका जनाधार काफी अधिक होता है और वो लोगों के बीच से निकल कर रहते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो उनकी जो राज्य में स्थान है वो केंद्रीय सरकारों का हो सकता है ना। किसी किसी राज्य में तो राज्य स्तरीय दलों का ही खासा महत्व है। जैसे AIADMK, DMK वगैरह को देख लो, द्रविड़ राजनीति में इतने ज्यादा खोए हुए हैं कि उन्होंने हिंदी भाषा का विरोध किया। आगे बात समझ में? अगला है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP, है ना। ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण के प्रमुख चरणों का वर्णन करना है। जो 73वां संविधान संशोधन आया, 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायतों का एक संवैधानिक आधार आया, उसके माध्यम से चुनाव होने थे और राज्यों को अलग अलग प्रकार से क्या करना है, उनको चुनाव कराना था। और ये राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो अपने राज्य में कब चुनाव, लेकिन 5 वर्ष के अंदर ही चुनाव कराने होते हैं। तो जो भी ग्राम पंचायत विकास योजना है उसके निर्माण के प्रमुख चरणों के बारे में आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधे फैक्ट बेस्ड है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा तो ये आपको नहीं आएगा। बात समझ लेना, एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की प्रकृति की विवेचना अगर आप करने हैं, कोई लेफ्टिस्ट है, कोई राइटिस्ट है, कोई कास्ट के आधार पर है, कोई धर्म के आधार पर, तो इनमें पढ़ने का स्कोप कम होता है, समझने का स्कोप ज्यादा होता है। अनुमान के आधार पर भी चीजों को कर सकते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत विकास योजना एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जहां पर आपको कुछ फैक्ट रटे होने चाहिए, है ना, तभी आप उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे, उसका वर्णन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बेहतर संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि करंट में पर्यटन को लेकर के काफी सरकारें लामबंद हो रही हैं और सरकारों को पर्यटन से उनका टूरिज्म के माध्यम से, जानते हो क्या, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, अन्य सारी चीजें उनको मिल जाती हैं। तो जैसे रामायण सर्किट के बारे में आपने सुना होगा, बुद्ध सर्किट के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ये सारे पर्यटन को क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि पर्यटन के लिहाज से पर्यटन इकोनॉमी को मजबूत करना है, ठीक है, जिसमें सर्विस सेक्टर में या पर्यटन क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं बढ़े। तो बेहतर संभावनाएं कहाँ कहाँ की हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो और या जैन धर्म हो, सभी का उत्थान यहीं से हुआ है, मगध और बिहार और उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चाहे रामायण सर्किट हो, बौद्ध सर्किट हो, है ना, इनको बेहतर संभावनाएं मिल जाएंगी। उसके अलावा बहुत सारे पार्क हैं, है ना, झीलें हैं, जिनके माध्यम से हम पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। कुंभ का, महाकुंभ का मेला लगता है, काफी सैलानी देश विदेश से आते हैं, तो वो भी पर्यटन की भावना से आते हैं और उसके माध्यम से उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। इसलिए पर्यटन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आपने उत्तर प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए सिंपल होगा। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सिंपल आएंगे, हो सकता है अगली बार थोड़ा टफ हो जाए। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या करनी है। जो स्टेट बाउंड्रीज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 7-8 राज्यों से सीमा लगती है। उधर उत्तराखंड से लगती है, दिल्ली से लगती है, राजस्थान से लगती है, इधर मध्य प्रदेश से लगती है, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर बिहार से लगती है, उधर नेपाल से लगती है। तो ये जो बाउंड्री लाइन है जहां पर ये सीमाएं लगती हैं, तो वहां सुरक्षा चैलेंजेस हैं। अगर इन राज्यों में देखें, बिहार से लेकर के इधर तक, तो इधर तक जो तुम्हारा नक्सलवाद है, नक्सलवाद से प्रभाव में थोड़ा बहुत क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड वगैरह आपने देखा होगा। इधर वाला है, ये भी थोड़ा अलगाववाद से और खाप पंचायतों से रिलेट करता है। इधर माओइस्ट है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। तो ये जो बाउंड्री लाइन है जहां पर बहुत सारी अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं, तो उनकी सीमावर्ती क्षेत्रों में जो सुरक्षा चुनौतियां हैं उनकी व्याख्या करनी है, डिस्क्राइब करना है। ओके, उसको एक्सप्लेन करते जाना है। तो याद रखना, नक्सलवाद, माओवाद और इधर कुछ क्षेत्रीय संप्रभुता के लिए जो भी चीजें उगती हैं वो वाली हैं। और थोड़ा है क्रॉस बॉर्डर, जिसको हम टेररिज्म की संज्ञा देते हैं, वो भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि अपराधी क्या करते हैं, वो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके किसी अन्य प्रदेश में भग जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में कितने बड़े कांड हुए, है ना। इलाहाबाद में एक जो क्या कहते हैं, उनको दादा बोल सकते हो या बोल सकते हो कि जो पॉलिटिकल गुंडे टाइप के लोग थे, उनको मारा गया, उनकी बीवी शाइस्ता परवीन कैसे दूर निकल गई,
है ना, सरकार की पकड़ में नहीं आ रही है। इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जो राज्य के अंदर भी, राज्य के बाहर भी राज्यों को खोखला करती है, तो वो आपको देखना है। अगला पांचवा क्वेश्चन, हाँ पांचवा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। छठा क्वेश्चन, आगरा के स्मारकों की वास्तुकला विशेषताओं का वर्णन करें। अब आगरा के ज्यादातर स्मारक किसके काल में बने हैं? मुगल काल में। मुगल आर्किटेक्चर को जो उनका मिला जुला रूप है उसको करना है। जैसे आगरा का किला हो गया, स्मारक बहुत सारे स्मारक हो गए, किला हो गया, आगरा में ताजमहल है। उससे थोड़ी दूर जाएंगे तो वो फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पर उसने स्तंभ बनवाए थे, है ना, गुजरात विजय के दौरान। तो उन सारी विवेचनाएं करनी है, किस शैली में बने हुए, क्या क्या चीजें हैं, तो मुगल काल के परिप्रेक्ष्य में उसको करना है। अगर आपने भारतीय इतिहास को पढ़ा होगा, चाहे वो पीसीएस के लिए पढ़े, स्टेट स्पेसिफिक पढ़े या अन्य स्पेसिफिक पढ़े, तो आगरा की अपनी विशेषताएं हैं, उनका आपको वर्णन करना है। अगला, उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरा स्थलों की पहचान कीजिए। हड़प्पा स्थल का जो पूर्वी विस्तार था वो मेरठ, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर तक था, है ना। इसी के आसपास बहुत सारे स्थल और खोजे गए हैं, उन पुरा स्थलों के बारे में बताना है और क्या करना है, पहचान करना है और उनके थोड़ा बहुत विशेषताएं बताएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे मेरठ हो गया, आलमगीरपुर हो गया, हापुड़ हो गया, है ना, ये हो गई। तो ये इस तरह के स्थल हैं, क्या करना है आपको बताना है। ये 1922 के बीच में हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको बताना होगा, कब खोजी गई, कहाँ पर है, उत्तर उत्तर दक्षिण पूर्व विस्तार कहाँ है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में आएंगे तो उन स्थलों को लेकर के एक छोटा सा विवेचन कर देना है, ठीक है। उसी तरह प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछा गया है, असहयोग आंदोलन, है ना, 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन चला। उत्तर प्रदेश में उसका क्या रुझान रहा, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर इलाहाबाद में इस सम्मेलन की घोषणा करी गई थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के बहुत सारे नेता थे जिन्होंने इसके लिए काम किया था। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जब खिलाफत मूवमेंट चला, है ना, उत्तर प्रदेश में ही स्टार्ट हुआ। और खिलाफत मूवमेंट आपको सभी को पता है कहाँ से शुरू था, कि जब तुर्की को जो उसके अधिकार थे उसके अधिकारों से वंचित कर दिया इंग्लैंड ने, तो मुसलमानों ने, भारतीय मुसलमानों ने, जो इस्लाम के समर्थक थे, उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इनका जो धर्म प्रमुख होता है ना, वो खलीफा ही होता है। और उस समय सबसे ओल्ड खलीफा कहाँ था? तुर्की में था। क्योंकि तुर्की क्या है, ऐतिहासिक राजधानी है इस्लाम धर्म की। तो वहां पर क्या हुआ, जब इंग्लैंड ने उसके साथ धोखा किया तो यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया। खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो जाने के साथ ही असहयोग आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया, दोनों को एकजुट करने के लिए असहयोग आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट को आपस में मिला दिया। तो उत्तर प्रदेश की भूमिका जो रही खिलाफत मूवमेंट, असहयोग आंदोलन में, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको लिखना है। तो रेफरेंस के तौर पर खिलाफत मूवमेंट को थोड़ा सा कर देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर के चला हुआ। और फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश में ही वो घटना हो गई, चौरी चौरा घटना, जिसके माध्यम से इसको समाप्त कर दिया गया, है ना। तो उस भूमिका का एक विवेचना करनी है। तो यानी मतलब कि आपको कुछ तार्किक आधारों पर उसके सकारात्मक विचार बताने हैं, कुछ नकारात्मक विचार बताने हैं, देन उसके बाद आपको निष्कर्ष दे देना है। अब डाटा पॉलिसी उत्तर प्रदेश, है ना, एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक से या आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विवेचना करनी है आपको डाटा पॉलिसी की, है ना। तो डाटा पॉलिसी अगर आपको याद है तो विवेचना कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं। तो मैंने बताया था ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो फैक्ट बेस्ड है। अभी हमें दूसरा क्वेश्चन मिला जो फैक्ट बेस्ड है, जिसके विषय में हमें पढ़ना पड़ेगा। हिस्ट्री में अगर आपको स्थल याद है तो इट इज काफी सारी चीजें जो हर जगह मिली हैं वही यहाँ भी मिली है। असहयोग आंदोलन के दौरान जो उत्तर प्रदेश में भूमिका है, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट रहा, हम इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। अगला जो एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में बदलने के प्रयासों में ऑपरेशन कायाकल्प कितना महत्वपूर्ण रहा है, विकल्प आपको विश्लेषण करना है। जो ऑपरेशन कायाकल्प है उत्तर प्रदेश में, जिसका काम है जो प्राइमरी स्टेज है और मिडिल प्राइमरी स्टेज है ना, उसको आदर्श विद्यालय बनाना, यानी वहां पर सब सारी चीजें मुहैया कराना और बच्चों को अच्छी शिक्षा, अंकगणित का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान, भाषाई ज्ञान, ये सभी मुहैया कराना है। उसके अलावा पोषण को भी दूर करना है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, ये कहाँ तक सफल होगा, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है इसके अंतर्गत। दूसरा, अगर प्राइमरी स्टेज को देखा जाए तो प्राइमरी स्टेज में प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं,
है ना, और उसके समाधान कम है। ठीक है, तो उस परिप्रेक्ष्य में इसका विश्लेषण करना है आपको। आगे बात समझ में? तो ये भी थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कायाकल्प ऑपरेशन आपको पता है कब शुरू हुआ, कब तक कैसे काम कर रहा है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, तो आपको ये करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। उसके बाद सेकंड सेक्शन बी में आते हैं, है ना, भूमि सुधारों के विभिन्न चरणों की विवेचना करना है उत्तर प्रदेश के संबंध में। आपने जब जीएस का फर्स्ट पेपर देखा था तो वहां भी भूमि सुधार के 2 क्वेश्चन आए थे, है ना, ज्योग्राफी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी विभिन्न चरण शुरू है, उत्तर प्रदेश में लगभग 1957 55 से 7 के आसपास भूमि सुधारों की शुरुआत हुई और धीरे धीरे विभिन्न स्टेजेस पर हुए, लेकिन जो होने थे उतने हो नहीं पाए। भूमि सुधारों से भूमिहीन मजदूर कैसे लाभान्वित हुए, तो बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं हुए, लेकिन हाँ रिफॉर्म्स जो हुए वो आशा के अनुरूप थे, है ना। अब देखो यहाँ तक देखा जाए 1947 से 1991 तक, तो इस पीरियड में काफी भूमि सुधार हुए। वर्तमान में भी चकबंदी हदबंदी चल रही है ना, और छोटा सा टुकड़ा निकाल के दिया जाता है जो मजदूरों को बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट होता नहीं है। दूसरा करप्शन ज्यादा है। करप्शन के माध्यम से क्या हुआ, जब हदबंदी की गई तो हदबंदी में परिवार को एक मुख्य आधार बना दिया गया, सॉरी लोगों को मुख्य आधार बना दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति इतने बीघा जमीन रखेगा। अब जिसके पास 100 बीघे जमीन थी, अब उसके घर में 15 लोग थे, उसने क्या किया, 15 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो एज इट इज हो गया, वो जमीन उन्हीं के पास रह गई, है ना, तो किसानों को नहीं मिल पाई। तो ये उसके थोड़ा नकारात्मक पक्ष है। दूसरा, अगर मान लिया किसी मजदूर को जमीन दे भी दी गई, है ना, तो वहां के जो साहूकार महाजन वगैरह थे उन्होंने जो औने पौने दाम पर उसको खरीद लिया है, जबरदस्ती जोने को उतने लगे, ये सारे सिस्टम हुए, तो थोड़ा सा कम लाभ मिले, जो मिलने चाहिए वो वास्तव में मिले नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के प्रशासन में मुख्य सचिव जो चीफ सेक्रेटरी होता है उसकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। अब जैसे अगर भारत के संबंध में चीफ सेक्रेटरी की भूमिका, सीएस की भूमिका का परीक्षण करें, तो जैसे चीफ सेक्रेटरी की भूमिका केंद्र सरकार में होती है, उसी तरह चीफ सेक्रेटरी की भूमिका उत्तर प्रदेश सरकार में होती है। भाई राज्य का शासन राज्य के हिसाब से चलेगा ना, जो राज्य का विधानसभा कानून बनाएगी, है ना, और राज्य सूची के जो विषय होंगे उसके आधार पर चलेगा। उसके बाद समय समय पर प्रेसिडेंट और जो भारत सरकार जो काम सौंपेगी वो करेगा। तो राज्य सरकार में जो भूमिका होगी, मुख्य सचिव को सलाहकारी प्रकृति होगी, मुख्यमंत्री को सलाह देने का प्रमुख काम होगा, ज्यादातर विभाग उसी के अंतर्गत आएंगे और वो सीधा संचालन करेगा। चीफ सेक्रेटरी का काम मुख्यमंत्री और उसके कैबिनेट के लिए होता है ना। तो वही भूमिका है जो चीफ सेक्रेटरी आप कैबिनेट से चीफ सेक्रेटरी की भारत सरकार में होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पर प्रकाश डालें। क्या यह उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस की दिशा में एक अच्छी पहल है कि परीक्षण करना है। जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना है वो ई गवर्नेंस से रिलेट करती है कि प्रत्येक जिले में क्या करें, एक ऐसी सेवा का पुनर्गठन करें कि ज्यादातर लोगों को डिजिटली साक्षर किया जाए और डिजिटली रूप से उनको क्या किया जाए, बेहतर सर्विस दी जाए, प्रोवाइड करी जाए, चाहे वो आईसीटी के फील्ड में हो, मेडिकल की फील्ड में हो या किसी अन्य फील्ड में। तो एक अच्छी पहल है, लेकिन अभी शुरुआती फेज है, तो थोड़ा सा वो थोड़ा काम करेगी, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा और बेहतर रूप में बाहर आएगी। तो हम ये अपेक्षा कर सकते हैं, आप बतौर सिविल सेवक के रूप में इसको उत्तर को लिख रहे हैं, तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि गवर्नमेंट की जो भी परियोजनाएं हैं उनके गुण दोषों का विवेचन करना है, परीक्षण करना है, एग्जामिन करना है, देन निष्कर्ष देना है। तो कोई भी पॉलिसी को आप निष्कर्ष के रूप में बुरा नहीं कह सकते, बशर्ते हर पॉलिसी में सुधार की गुंजाइश होती है। जैसे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा था, कोई भी पॉलिसी, शायद अब्राहम लिंकन थे, उन्होंने कहा था दुनिया भर में इतने देश हैं, इतने लोकतंत्र हैं, लेकिन जो भी वो पॉलिसीज बनाते हैं, तो मेरा कहना है कि कोई भी पॉलिसी ना तो 100% गुड होती है ना तो 100% बैड होती है, वो गुड और बैड का मिला जुला रूप होती है। तो उसी के संबंध में आपको इसको डिस्कस करना है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रामीण उत्तर प्रदेश में जाति पदानुक्रम तथा शक्ति संरचना किस प्रकार संसाधनों और अवसरों तक पहुंच को प्रभावित करती है, विवेचना करिए। ग्रामीण उत्तर प्रदेश में यानी हम रूरल यूपी की बात कर रहे हैं। अब रूरल यूपी की अगर बात करें तो कास्ट बहुत ज्यादा रूल करती है भारत में। भारत के संबंध में चाहे
उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कास्ट का बड़ा मैटर होता है, और संसाधनों का आधिपत्य उसी कास्ट का होता है जिसकी तादाद ज्यादा है या ताकतवर ज्यादा है। और भारत के संबंध में अगर देखा जाए तो जनरल को विशेष फायदा हमेशा मिलता रहा है ना। SC ST को रिजर्वेशन के माध्यम से फायदा देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी जो उनका डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज्यादा हुआ है। जब मैं NCERT पढ़ा रहा था तो जब ने जनजातीय, खाना बदोश और एक स्थान पर बसे हुए समुदायों के बारे में पढ़ाया था, मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, है ना। तो ये उत्तर प्रदेश के संबंध में लिखनी है तो यहाँ पे भाई भतीजावाद, है ना, जो संसाधन है उस पर हक, और सरकारी सर्विस में हो तो ज्यादातर कोशिश की जाती है समकास्ट का लोग आए। तो ये सारी दिक्कतें हैं उत्तर प्रदेश में भी, अन्य राज्यों में भी हैं। तो उत्तर प्रदेश के विषय में लिखना है तो आपको उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जब एक लॉक लगा दिया जाता है ना कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था, तो इसका मतलब ये है कि आपको यूपी के बाहर जाने का स्कोप कम है। आप थोड़ा बहुत भारत के संबंध में लिख सकते हैं लेकिन स्कोप कम है। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के संबंध में ही आपको सारी चीजें देनी है, जो भी रेफरेंस देना। ओके, तो ये जरूर याद रखना। अगला 14 नंबर हो गया, ये हमारा समाज, यूपी विशेष का क्वेश्चन है। जैसे ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना, जो हमारी स्कीम्स हैं, वो चाहे साइंस में या पॉलिटी में देख सकते हो, वहां से बिलोंग करता है। अगला, संगठित अपराध को रोकने के लिए उत्तर पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF की भूमिका का वर्णन करें, है ना। तो STF क्या है इसके बारे में बताना गया होगा कि जो संगठित अपराध होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिनको बोलते हैं, या गंभीर किस्म के क्राइम, उसको रोकने के लिए STF का गठन किया गया है। STF का काम है इन चीजों को रोकना और त्वरित यानी रैपिड एक्शन फोर्स के रूप में काम करना। जैसे आपने देखा होगा बुंदेलखंड वाला, मिर्जापुर वाला जो एरिया था, वहां पर वो पुराने प्रकार के डाकू होते थे, है ना, उनको रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई और उसने अच्छा काम भी किया। उसी तरह अब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है ना, नक्सलवाद है, उससे लड़ने के लिए ये काम करता है। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हैं जिनके लिए काम करती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के संबंध में इसकी भूमिका का वर्णन करना है आपको, ये भी ठीक रहेगा। अगला, एक किसान नेता के रूप में बाबा रामचंद्र की उपलब्धियों का वर्णन करिए। बाबा रामचंद्र किसान आंदोलन से आए 1925-26 के आसपास, तो इन्होंने किसानों के लिए काम किया। ठीक है, और किसान आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि किसान सभा का गठन कर दिया। धीरे धीरे किसान ने के रूप में संगठित होने लगे और इनका काम यही था कि जो कर वगैरह देने में लोग जबरदस्ती करते थे या फिर इनकी जमीनों को जबरदस्ती हड़प लिया जाता था, इस रूप में इन्होंने आंदोलन किया। उपलब्धियां भी इनकी खास कर रही, तो उस संबंध में आपको लिखना है। भारतीय इतिहास में इनका काफी योगदान है। ये जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं आधुनिक भारत का, किसान विद्रोहों में, तो उनका नाम आता है। अगला, 1857 के स्वतंत्रता समर में यानी स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता के युद्ध में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं पर के योगदान पर प्रकाश डालिए। ये आपको लिखना है। अब एक चीज याद रखना, जब आपसे यूपी का एग्जाम हो ना, तो यूपी के जो स्वतंत्रता से गणनी है उनको लिखना है, और स्वतंत्रता संग्राम अगर UPSC में लिखना है तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा पैटर्न, लेकिन यूपी परिप्रेक्ष्य में लिखना है तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो ये याद रखते हुए इनको लिखना है। चंद्रशेखर आजाद, है ना, तो इस तरह के बहुत सारे लोग थे, राम प्रसाद बिस्मिल, है ना, राजेंद्र लहड़ी वगैरह, ये सब उत्तर प्रदेश के ही तो थे। उन्होंने काफी अच्छा काम, सॉरी ये तो सॉरी ये तो बाद में 1905 के बाद 1857 की बात पहले पूछा जा रहा है। कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह और ये वाजिद अली शाह, इनके परिवार के लोग, तो इन योद्धाओं के बारे में डिस्कस करना है आपको, ये बताना है ना। और हम कहाँ पहुंच गए, आधुनिक भारत में। तो ये याद रखना है, ये आधुनिक भारत का पहला हिस्सा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, तात्या टोपे वगैरह, इनको डिस्कस करना है, इनके समर के माध्यम से प्रकाश डालना है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है बहुत सारे लोगों ने उत्तर प्रदेश को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हो। जो UPSC की तैयारी करते हैं ना, उनका एक मोटिव होता है, वो ज्यादातर स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं जो उनकी UPSC में भी काम आ जाए और PSC में भी काम आ जाए। लेकिन जब एग्जाम की प्रकृति अलग हो गई है तो सिलेबस को आपको अलग अलग बांटना पड़ेगा, अलग अलग देखना पड़ेगा। अब वैसे नहीं चल पाएगा, क्योंकि अभी पहली शिफ्ट में जो ये पहला पेपर हुआ है ना, तो ये पूरा देख सकते हो आप, स्पेशल यूपी है और सारे क्वेश्चन यूपी के हैं।
कहीं भी भारत या उन चीजों के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो 17 नंबर हो गया। फिर 18 नंबर की बात करते हैं। बौद्ध के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल है। अभी जब ऊपर के क्वेश्चन जब पर्यटन को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बौद्ध सर्किट के बारे में बताया था, क्योंकि महात्मा बुद्ध कहाँ से आए थे? नेपाल से, नेपाल के तराई क्षेत्र से। और इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? सारनाथ में, है ना? सारनाथ कहाँ है? बनारस। और उसके बाद इन्होंने ज्यादा उपदेश उत्तर प्रदेश, उसके अलावा कौशाम्बी, है ना, इन जगहों पर दिए। तो इनका महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश के प्रचार प्रसार में। तो वो आपको व्याख्या करनी है उसके। उत्तर प्रदेश स्थापित प्रथम आयुष विश्वविद्यालय के स्वरूपों और उद्देश्यों की विवेचना करिए। अब आयुष क्या होता है? आयुष एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आयुर्वेद को देखा जाता है, आयुर्वेद से इलाज किया जाता है। जो हमारे यहाँ पुरानी पांडुलिपियां उनको संग्रहित करके विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाएगा। और जो उस समय का ज्ञान था खासकर मेडिकल के फील्ड में, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं या जो नई नई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, क्या उनमें कुछ बदलाव किया जा सकता है एलोपैथी को छोड़ करके, है ना? तो उसका संबंध में इस क्वेश्चन को करना है। देन उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, पहलों और नीति दिशा निर्देशों का परीक्षण करने है। ठीक है, अब जैसे एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, काफी सारे हॉस्पिटलों में जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनको रखा जाने लगा। और दूसरा ये है कि मेडिकल स्वास्थ्य नीति में थोड़ा सा बदलाव किया गया था। ये किया गया था, जैसे बहुत सारे लोगों के माता पिता जैसे हॉस्पिटल गए, वहां एक्सपायर कर गए, तो फिर लोग क्या करते थे? तोड़ फोड़ करते थे, है ना? तो वो उनके लिए भी सजा का प्रावधान है। अब जो तोड़ फोड़ करके, उसके अलावा जो अन्य लोग हैं, अन्य व्यक्ति हैं, अस्पताल के कर्मचारी हैं, अगर उनकी गलती होती है तो उनके लिए भी सजा का प्रावधान किया गया है। तो ये आपने पेपर देखा यूपी स्पेशल का, है ना? ये जीएस पेपर 5 है। ये पहली बार पूछा गया है उत्तर प्रदेश के संबंध में। इसके पहले ऑप्शनल पेपर चलता था, और ऑप्शनल पेपर बंद इसलिए किया गया क्योंकि स्केलिंग के माध्यम से नंबर में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। साइंस बैकग्राउंड के लोग ज्यादा बेनिफिट उठाते थे, तो इसलिए माना गया कि इसको रखना है। तो अब जो है यूपी का अगर एग्जाम की बात करें तो लगभग सबके लिए, जो भी साइंस का हो, मेडिकल का हो, है ना, बीटेक वगैरह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, या आर्ट का व्यक्ति हो जिसको ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, सबके लिए बराबर हो गया है। मेडिकल और बीटेक वालों के लिए तो थोड़ा सा टफ हो गया है ना, क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस हिसाब से ये परसेप्शन बनाया है, उसमें ज्यादातर ह्यूमैनिटीज के बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ह्यूमैनिटीज और थोड़ा बहुत साइंस के बच्चों का। बात समझ में ना? ऑप्शनल के हट जाने से काफी बेनिफिट हुआ। पहले 400 नंबर के ऑप्शनल पूछे थे, 300 नंबर, 305 नंबर, जिसको 310 नंबर तक आ जाते थे उनको बेनिफिट मिल जाता था, और बाकी लोगों को बाहर कर दिया जाता था। तो ये समस्या तो हल हो गई। इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया है इसमें मेरिट कम जाएगी, 100% कम जाएगी, क्योंकि जब भी कोई सिलेबस नया लॉन्च होता है उस साल मेरिट कम जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा। काफी बहुत सारे लोग चीजों को पढ़ा होगा। सिलेबस को हमने डिस्कस किया है। जो भी बिगनर्स हैं, जो भी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो जाकर के उन चीजों को सिलेबस के माध्यम से समझें। और नेक्स्ट अगर आपको तैयारी करनी है तो आपके लिए 1 साल है मेंस का देने का, क्योंकि नेक्स्ट फिर सितंबर में ही पड़ेगी जाके, और 1 साल है तो आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। उत्तर प्रदेश विशेष की किताबें मैं पढ़ना शुरू करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेपर अगले कल सुबह आ जाएगा, उसको डिस्कस कर देंगे। देन उसके बाद हम अपनी एनसीईआरटी श्रृंखला को स्टार्ट करेंगे। तो जो भी लोग अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा देखें। दूसरा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है, नया लिंक है, जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन करें। दैनिक अपडेट आपको मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।